गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अंशु और आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, तो आइए उसको थोड़ा सा डिटेल में भी कवर करेंगे। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। उसी जगह पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन दोनों होते हैं। तो पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म उनको शो करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट यानी इस रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है। यूनिपेरेंटल यानी सिंगल पेरेंट। अगला, नो गैमेट्स फॉर्मेशन यानी कोई भी गैमेट्स, स्पर्म हो गया, एग हो गया, इन लोगों का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगला पॉइंट, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी न्यूबॉर्न, वो अपने पेरेंट्स की जेनेटिकली कॉपी होंगे यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जो चीज़ें अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। यानी वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे, उनके पास जेनेटिक मटेरियल होगा और उनके पास फीचर्स भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को बहुत अलग अलग टाइप्स में और वैरायटीज में बांटा गया है। ठीक है, उनको हम लोगों ने फर्दर सब क्लासिफाइड किया हुआ है, तो आइए उसको समझते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है बडिंग, दूसरा है फिजन, तीसरा है स्पोर्युलेशन और चौथा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बडिंग। अब दोस्तों के साथ घूमना ही खाली बडिंग नहीं होता है। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बेसिकली सिंगल सेल्ड वालों के अंदर ही ऑब्जर्व किया गया है। बडिंग में एक्चुअली होता ये है, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है, किसमें? ईस्ट में। नॉर्थ साउथ वाला नहीं, खमीर वाला ईस्ट। ईस्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है क्या आप जानते हैं? जैसे ब्रेड में हो गया, केक में हो गया, पेस्ट्रीज में हो गया और पता नहीं कहाँ कहाँ, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में भी होता है। ठीक, तो इसका रिप्रोडक्शन होता कैसे है? ये मान लीजिए एक छोटा सा ईस्ट का सेल है, यहाँ पे उसका है छोटा सा न्यूक्लियस। भैया ने खाना पीना खाया अपना, ठीक है, लेकिन उसको फैमिली आगे बढ़ानी है। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ईस्ट का, ये इधर की तरफ जाएगा और यहाँ पे छोटा सा बड ऐसा बनेगा। ठीक,
यहां पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस की डिवाइड करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ओके, यहां पे ओ है, ठीक। अगला, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद आपको पता होगा कि एक सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो उसके आसपास के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म होता ही होता है। अब यहाँ पे जब थोड़ा सा ऑफ बट सा बना है, ये आगे जाके हल्का सा अपने आप को अलग सा कर लेगा, कहते नहीं है दीवारें आने लगी हैं, परंतु ये अपने पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक ये थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। एज अ रिजल्ट थोड़ा सा खाने पीने के बाद, तंदुरुस्त होने के बाद, या फिर अपनी एक अच्छी खासी स्टेजेस के बाद ये ग्रो करता है और अपने आप को देखा जाए तो डिटैच कर लेता है। अब ये है अगर आपकी पेरेंट बॉडी, तो ये है आपका डॉटर सेल। कभी कभी आप लोगों को ये डाउट आता होगा कि कोई भी नए सेल को हम लोग कहते हैं तो डॉटर क्यों कहा जाता है? डॉटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि फीमेल्स के पास पावर होती है नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ देने के लिए और क्या कहते हैं, इस दुनिया में लाने के लिए। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन हो कि डॉटर की जगह पे मेल सेल क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि मेल सेल के पास अगर पावर भी होती है लेकिन वो उस दुनिया में किसी को ला नहीं पाते। हाँ, हेल्प भले ही करते हैं पर ला नहीं पाते, वो काम खाली फीमेल्स कर पाती हैं, इसलिए रिस्पेक्ट देम। अभी तक हम लोगों ने कवर किया था बडिंग, अब आगे हम लोग कवर करते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी अलग अलग होना। अब फिजन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। अब जैसा वर्ड डिपिक्ट कर रहा है, बाइनरी मतलब टू, एक सेल होगा, दो डॉटर सेल में ब्रेक डाउन होगा, और मल्टीपल में होगा ये कि एक सेल के अंदर से बहुत सारे सेल बनेंगे। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में भी ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन या फिर एक्सिस की बेसिस पे भी तीन क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। एक है इररेगुलर, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल और तीसरा है ट्रांसवर्स। तो बाइनरी फिजन को ऐसे लिख लेते हैं यहां पे पहला है इररेगुलर। इररेगुलर बाइनरी फिजन आपने ऑब्जर्व किया है अमीबा के अंदर। अमीबा आपने बुक्स में अगर देखा होगा, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी रहती है, बीच में न्यूक्लियस रहता है, छोटे छोटे और बड़े बड़े वैक्यूल्स रहते हैं, बट अगर इसको ऊपर से भी ऑब्जर्व किया जाए तो इसकी कोई एक्सिस नहीं है, यानी यहाँ से कोई भी एक्सिस नहीं है। इसका डिवीजन किसी भी एक्सिस के थ्रू किया जा सकता है। अगला आते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब जो लेंथ के अक्रॉस हो। ये ऑब्जर्व किया गया है यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना का एक रफ डायग्राम, इतने टिप नहीं होती है, बट यूग्लिना रफली कुछ ऐसा ही दिखता है। और आप जैसे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये एक्सेस थ्रू आउट द बॉडी इसके क्रॉस कर रही है, और जब डिवीजन होता है एक बॉडी इधर एक बॉडी इधर, और नया यूग्लिना क्रिएट हो जाता है।
ये क्या है आपके डॉटर यूग्लिनास। आखिरी है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यहाँ पे BF मैंने एब्रिविएशन यूज़ किया है, कुछ और ना समझिएगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है ऐसा है, और ऑब्जर्व भी किया गया है कहाँ पे, बैक्टीरिया में। लॉन्गिट्यूडिनल वो बॉडी के एक्सेस के थ्रू मतलब जाएगा आर पार, ट्रांसवर्स में वो बॉडी के बीच में से जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको अजीब सा लगे तो आप ऐसा देख लीजिए कि बैक्टीरिया ऐसा है प्लेन में और उसके बीच में से काटता हुआ जा रहा है। अब इस डिवीजन में होता ऐसा है कि ये बैक्टीरिया बीच में से कटा, ऊपर एक नीचे एक, फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को अगर आपका थोड़ा सा डाउट हो तो साइटोकाइनेसिस होता है आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन, एंड कैरियोकाइनेसिस होता है आपका न्यूक्लियस का डिवीजन। कभी कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिए साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल फिजन में देखते हैं। मल्टीपल फिजन बहुत सिंपल सा है। एक सेल है, उस सेल को मिली हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन उनको कहा जा सकता है जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, या फिर कुछ ऐसी ऐसी कंडीशंस जहाँ पे वो ग्रो कर ही नहीं सकता, नेचुरली तो नहीं, ठीक है। सो ये बैकअप प्लान होता है, एक के बने अनेक, मल्टीपल फिजन इन अ सिंपल टर्म। अब होता है इसमें ये है कि जो सेल है वो आउटर प्रोटेक्टिंग हार्ड लेयर बनाता है अपने आप को, ताकि वो एनवायरनमेंट से तो बचे ही, और अंदर अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एज अ रिजल्ट ये इसकी है बैकअप बॉडीज, ठीक। मल्टीपल सेल्स। अब होता ये है जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, ये जो सेल वॉल है ये रप्चर करती है और यहाँ से जितने भी सेल्स हैं ये बाहर आते हैं और सूटेबल एनवायरनमेंट में जाते हैं, फिर से पलते फूलते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे गुजारा करते हैं। ये था पूरा का पूरा फिजन। अगला टॉपिक है स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन, स्पोर्यूलेशन का मतलब होता है स्पोर्स का फॉर्मेशन। ये आप लोगों ने अगर देखा भी होगा बहुत ज़्यादा तो दिखेगा फंगस के अंदर या फंजाई के अंदर, मतलब कुछ कुछ फंजाई तो शो करते ही हैं, लेकिन कुछ सेल्स भी होते हैं जो शो करते हैं। बट अगर ऑल ओवर देखा जाए तो फंजाई के अंदर ही मिलते हैं। अब स्पोर्स फॉर्मेशन, अब इसमें क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। होता है इसमें ऐसा है कि प्लांट बॉडी है, ग्रोथ कर रही है, उसने एक अपने डेडिकेटेड हिस्सा बनाया है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, और खाली इनके अंदर स्पोर्स ही बनते हैं। अगर स्पोर्स को ये भी कहा जाए तो एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं जो मल्टीप्लाई करने के कहते नहीं हैं, मल्टीप्लाई करने की पावर रखते हैं और सूटेबल एनवायरनमेंट में करते हैं। अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल फिजन के ही थोड़ा सा क्लोज है। तो ये प्लांट बॉडी हुई, इसके अंदर बने बहुत सारे स्पोर्स। कभी आप लोगों ने अगर बेन 10 भी देखा हो, या फिर एक ज़ॉम्बी इसके रिलेटेड सीरीज भी थी, अब मुझे पता नहीं क्या वो लास्ट ऑफ अस थी या फिर कुछ और था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, फंगल स्पोर्स का पूरा सा इन्फेक्ट कर दिया जाता है, फिर ज़ॉम्बीज भागते हैं, फलाना का बहुत दर्द, पर कोई बात नहीं। अब होता ये है प्लांट बॉडी है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ये रिलीज कर दिए जाते हैं कहाँ, एनवायरनमेंट में, और फिर जब सूटेबल कंडीशन होती हैं ये ग्रो करते हैं, ठीक। अब हम लोग अगला और आखिरी पार्ट इसका कवर करते हैं और वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
अब आपने अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को नया नया लग रहा होगा तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो शब्दों से बना हुआ है, एक है वेजिटेटिव और ये है प्रोपोगेट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट का कहीं और प्रोपोगेट करके न्यू प्लांट बॉडी बनाना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे आपने अगर देखा होगा एक पेड़ के अंदर क्या है या फिर एक प्लांट के अंदर क्या है, स्टेम है, उसकी रूट्स हैं और उसकी छोटी सी लीफ है और ये छोटा सा उसका फ्लावर। अगर हमने कहा फ्लावर इसका है तो फ्लावर इसका क्या है, ये है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, बट कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सिंस हम लोग अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी हिस्सा हम लोग यूज कर सकते हैं किसी प्लांट के ग्रोथ में वो वेजिटेटिव के अंदर आता है, जैसे उसकी लीव, उसकी स्टेम और उसकी रूट। लीफ का अगर आप आइडिया लगाएं, ब्रायोफिलम करके एक होता है या फिर ब्रायोफाइटा, आपने सुना ही होगा। बहरहाल अब अगर आपने स्टेम्स में भी देखा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, तो ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एक्सेट्रा ये सब स्टेम्स के अंदर आता है। रूट्स का क्या है, रूट्स को अगर आपने काटा और सही से नरिशमेंट दिया तो नया प्लांट वहाँ पे भी उगाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी हिस्सा भी है, वो है टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग से आप क्या समझ सकते हैं, आपने अगर देखा होगा हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास पत्ती है। अगर पत्ती है यानी लीफ इज अ ऑर्गन, फोटोसिंथेसिस के काम आता है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए काम आता है और खाना बनाने के में भी काम आता है। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे तभी तो जाके ये पूरी लीफ एक ऑर्गन के जैसे काम कर पा रही होगी, और अगर ऑर्गन बना है तो उससे पहले वो टिश्यू बना होगा। अगर टिश्यू बना है हम लोग उसको कल्चर करेंगे, तो यहाँ पे है, यहाँ से ये नाम आता है टिश्यू कल्चरिंग। अब इसमें होता ये है, प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव हिस्सा लिया जाता है, उसमें से सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन विट्रो कंट्रोल, इन विट्रो मैंने यहाँ पे बोला है यानी ये है आपकी लैब कंडीशंस। ठीक है, इन विट्रो कंडीशंस में इसको कल्चर किया जाता है पेट्री डिशेस में। फिर जब ये ग्रोथ के लायक हो जाते हैं, इनको दोबारा पॉटिंग की जाती है। ये मैंने छोटे छोटे पॉट्स बना दिए हैं, कल्चर करके दोबारा पॉट में डाला जाता है और फिर से इनसे न्यू प्लांट बनाए जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है, फॉर एग्जांपल आप गए कश्मीर, आपने खाया वहाँ का एक सेब, आपका एकदम मन भा गया कि बहुत टेस्टी है, एकदम जूसी सा है, रेडनेस है, आप चाहते हैं कि आप उसको कवर करें, तो आपने उस सेब को लिया, उसके छिलके में से उसके टिश्यू कलेक्ट किए और आपने ग्रो करने की कंडीशन में लगाया। अब आपने ग्रो तो किया लेकिन उसके क्या कहते हैं एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ों को सब कुछ कवर किया। एज अ रिजल्ट आपके पास एक नया सेब है, सेम फ्लेवर का, सेम टेक्सचर का और सेम रेडनेस का। फ़ायदा तो है ही लेकिन नुकसान भी है। इसमें आता है एक टर्म बायोपायरेसी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें उगाने के लिए भी अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें रेगुलेट करने के लिए भी होती है। तो ये जो टिश्यू कल्चरिंग होती ही है, ये बहुत देख समझ के और सोच समझ के ही की जाती है। तो आज का लेक्चर आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आज के टॉपिक पे हम लोगों ने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने कवर किया बर्डिंग, फिजन, स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसमें होता है और टिश्यू कल्चर के बारे में भी डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।